तो भाई इस लेक्चर में हम प्रोटीन के ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पहले इसका प्रॉपर जो लिखित वाला लेक्चर है वो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने जब देखा इसमें कुछ खास चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट मिली नहीं इसमें। बाकी की कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। कुछ एक आधे MCQ टाइप का क्वेश्चन आ जाए। बाकी मुझे लगता नहीं है कोई क्वेश्चन आएगा भी, तो एक तरीके से वो एकदम बटर बाइट वाला क्वेश्चन आएगा, तो मतलब भाई को मक्खन टाइप का था, आसानी से हम निकाल सकते हैं। मेन चैप्टर की इम्पोर्टेंस रहती है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पढ़ने के लिए, कि आप बोटियाँ एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। मेन आता है उसमें फ्लॉक ऐसे हीट पॉपुलेशन टेस्ट होता है शायद यूरिन का, और थोड़ा सा एसिटिक एसिड वाला भी होता है। तो ये जो टेस्ट वगैरह हों आपको याद करने हैं, ये वो आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। वो चीज़ें रिएक्शंस वगैरह के नाम पे, जैसे केमिस्ट्री वाले जितने भी चैप्टर आए थे पोर्शन में, तो मैंने ज़्यादा उनके बारे में बताया नहीं था। मैंने कुछ चैप्टर के बारे में चर्चा करी थी, और उन चैप्टर का मेरा उद्देश्य था कि अब मेटाबॉलिज्म में जब भी रिएक्शन पढ़े तो आपको पता ना चले कि सबस्ट्रेट में क्या चीज़ हो रही थी मौजूद, जिसके कारण रिएक्शन हो रही थी। जैसे मैंने ग्लूकोज जब मैं पढ़ाया था, तो मेरा मेन उद्देश्य था कि वो पता नहीं कि एल्डिहाइड किस चीज़ में चेंज होगा, ग्लूकोपाइसेगार कैसे बन गया। लेकिन मैं जो उसका मेटाबॉलिज्म तो नहीं पूछा जाता, उसकी डिजीज पूछ ली जाती है, ग्लूकोज एसिड होता क्या क्या है, तो उस आपको चीज़ें संदेह यूरोनिक एसिड वगैरह क्या क्या होता है। तो ऐसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फैटी एसिड में भी मैंने ओवरव्यू दिया था कि फैटी एसिड हकीकत में होता क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, मोनोअनसैचुरेटेड ओमेगा 3 ओमेगा 6 वगैरह क्या मतलब है, लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन फैटी एसिड का क्या क्या मतलब है। ये मेरा मेन उद्देश्य था बताने का। बाकी की क्वेश्चंस वगैरह इन पे आप पढ़ लीजिए। बाकी की फर्स्ट ईयर के आ जाए, बाकी जैसे PGS स्टेट के लिए इतने ज़्यादा कुछ खास महत्वपूर्ण है नहीं है। जहाँ तक है आपको ना भी एक चीज़ ज़्यादातर ऐसी रहती है, 12वीं में पढ़ के आए हुए होते हैं आप, और आपको दिक्कत आती नहीं है, खाली आप किताब से ही पढ़ सकते हैं। कोई आपको मास्टर पढ़ाए भी नहीं है जैसे कॉलेज में, तब भी आप किताब से इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत किताब पढ़नी ज़रूरी है, ये मैं कह रहा हूँ। भले ही हम नोट से पढ़ रहे हैं, नोट से ठीक है, लेकिन खुद ही किताब पढ़ना जरूरी है। जरूरी नहीं कर चीज लेक्चर में दिया है आपको। ये है। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटीन में सबसे पहली बात जो हम सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहली बात हमारा मन में या मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता था, वो आता था कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कौन सी रहती है। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर रहती है हमारी, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहती है, सब जानते हैं। इसमें खाली अमाइनो एसिड जुड़े रहते हैं, किस बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं, वही तरीके प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें खाली बस अमाइनो एसिड कितने हैं, कौन कौन से क्रम में लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, ये पता लगता है। और उसका खास हम पता लगा नहीं सकते, उसकी फंक्शनल वगैरह का कोई उपयोग है नहीं है। इसमें मेन चीज़ें जो रहती है वो रहती है कि इंसुलिन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि इस तरीके सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। क्योंकि जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं हमारी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट का। अब अल्फा हेलिक्स तो कह समझ जाते हैं कि उसमें वो हेलिक्स तो बना नहीं रहे इंसुलिन, लेकिन कुछ कन्फ्यूज कर जाते हैं कि बीटा प्लेटेड शीट में तो हो सकता है इस तरीके से। सिंपल सी बात है, वो क्या कहते हैं इंसुलिन तो बीटा प्लेटेड शीट में भी नहीं आता, क्योंकि इन दोनों जो सेकेंडरी बॉन्ड था, तो मैं चाहे वो अल्फा हेलिक्स बनाए या फिर इसे बीटा प्लेटेड शीट बनाए, उसको जोड़ने वाला जो मेन फैक्टर रहता है वो रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए सिंपल सी बात है, इंसुलिन में देखिए ए यूनिट और बी यूनिट होती है। ए यूनिट होती है 21 अमाइनो एसिड की, और बी यूनिट होती है हमारी 30 अमाइनो एसिड की। वो सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों आपस में सल्फर डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। एक सल्फाइड बॉन्ड 7 अमाइनो एसिड पर रहता है, दूसरा मुझे ध्यान था शायद 20 और 21 के बीच में रहता है, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं होता, तो उतना उसके बारे में बीच में रहता है। तो उसमें जो यूनिट जुड़ी होती है एक तरीके से, वो अमाइनो एसिड के वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़ी रहती, बल्कि सल्फर वाले बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जिसके कारण इंसुलिन को प्राइमरी स्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। ये चीज़ मैंने याद रखने की इसमें। बाकी तो ये तो पता ही हो, पेप्टाइड में जुड़े रहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद करें तो उसके बारे में पता रहता है कि अल्फा हेलिक्स टाइप जैसी होती है, जो कि मतलब मोस्ट कॉमन रहती है इस तरीके से, जिसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े रहते हैं स्ट्रक्चर, बांध बना दी गांठ जैसे एकदम यूं यूं करके, तो उसको अल्फा हेलिक्स रहती है। और बीटा प्लेट मतलब कि एक तरीके से यूं यूं करके ये प्लेट सी बना दी, इसमें यूनिट आपस में, तो ये रहता है उसमें। मतलब सिंपल सी बात है, ध्यान रखना कि इसमें यूनिट एक ही रहेगी। ये बीटा प्लेटेड शीट में ही मान के चले जुड़ी रहती हुई हैं, तो उसमें अमाइनो एसिड की चेन होती है वो अलग अलग नहीं होती, उसमें चेन एक ही रहती है। जैसे अब इंसुलिन को हम बीटा मान के चले डाइसल्फाइड बॉन्ड मान के चले होता है भी, इसमें काउंटिंग में डाल भी देते हैं बॉन्ड वगैरह का, तो ऐसा कुछ खास नियम नहीं है, इसके बाद डाल भी देते हैं, तो भी हम उसको नहीं काट रहे, क्योंकि एक चेन को इंसुलिन की दोनों चेन अलग अलग है।
वो ए चेन नहीं है, वो अलग-अलग चेन है, ए और बी चेन जैसे अलग-अलग है ना। ठीक है, ऐसे बीटा प्लेटेड शीटों में भी जाते हैं तो चेन आपस में जुड़ी तो रहती है, लेकिन वो चेन होती एक ही है। कोई भी होमोमेरिक चेन थी मान लीजिए, सारी चेन एक ही रहती हैं, तो वो एक तरीके से बीटा प्लेटेड शीट में काउंट कर लेता है। एग्जाम्पल इसके रहते हैं, शायद कार्बोनिक एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल रहता है ये। हाँ, फिर और बात करके चलें, सिंपल सी बात है, और सिंपल सी बात है और टर्सरी स्ट्रक्चर की, जिसमें क्या करता है कि प्रोटीन होता है वो आपस में लिपट जाता है तो कुछ जगह सिंपल सी बात दरार भी बनती है, कुछ जगह घिस के दरार बनाएगा तो वो एक्टिव साइड बन जाती है। एक्टिव साइड में क्या होता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है और वो चेंज हो जाता है। ये चीज़ कहाँ देखी हमने, एंजाइम में देखी थी। तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, उसका मेन उपयोग किस में होता है, इस तरीके से हमारे जो एंजाइम वगैरह वाला केस हुआ उसमें उपयोग रहता है। बाकी की और चीज़ों में उसका उपयोग हो सकता है, बाकी मेन में उससे कैटालिज्म वाले प्रोसेस में ही उसका एक तरीके से काम रहता है, और जगह उसका उतना ज़्यादा खास काम रहते नहीं है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम के बारे में बात करके चलें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है हमारा, एक तरीके से जिसमें क्या कहते हैं कि दो मतलब बॉन्ड मतलब कि एक तरीके से दो सेपरेट चेन रहती है। जैसे हम अभी तक बताया था कि चेन एक जैसी रहेंगी, जैसे हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन होती है, ऐसे इसमें क्या है कि दो इधर सेपरेट चेन रहेंगी, चाहे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हो चाहे टर्शियरी स्ट्रक्चर की हो, तो वो चेन रहेंगी, वो आपस में जुड़ जाएंगी। अब वो कैसे भी जुड़े उसकी मर्जी है, काफ़ी सारे बॉन्ड हो सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो, इनरिस्पेक्टिव है वो चीज़, वो चेन आपस में जुड़ जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एक तरीके से ये हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाती है एक तरीके से प्रोटीन की। ज़्यादा कुछ खास जानने को है नहीं इसमें। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन क्लासिफिकेशन की। तो प्रोटीन क्लासिफिकेशन के नाम पे बात करके चलें तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन आता है हमारा। फंक्शनल में कि क्या क्या फंक्शन करते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन हुए जिसमें हमारा एल्बुमिन हुआ जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ग्लोबिन हुआ जो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कुछ हद तक, उसके अलावा कोलेजन भी है वो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और उसके अलावा बात करें जाए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रहता है एक तरीके से, वो हीमोग्लोबिन रहता है हमारा एक तरीके से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म है, कैटालिस्ट के लिए एंजाइम बात कर सकते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं प्रोटीन रहते हैं एक तरीके से। उसके अलावा काफ़ी सारे हार्मोन भी बनाता है एक तरीके से प्रोटीन, तो वो भी रहते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन एक तरीके से प्रोटीन वाला हार्मोन है। और उसके अलावा और मैं बात करके चलूँ तो कैसे जेनेटिक्स में भी रोल रहता है, स्टोन प्रोटीन देखा होगा ना आपने, जेनेटिक्स में बना रहता है इस तरीके से किसी का। और लाइपो लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी रोल रहता है लाइपोप्रोटीन के रूप में। और उसके अलावा जैसे इम्यूनिटी में रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में, रिसेप्टर भी बनाते हैं प्रोटीन का अवसर। तो एक तरीके से इसमें आप अलग अलग एग्जाम्पल अपने अनुसार लिख सकते हैं, ज़्यादा उसका जो है नहीं। फिर मेन आता है, हम कहते हैं कि केमिकल एक्टिविटी के कारण ये इसका क्लासिफिकेशन रहता है। केमिकल एक्टिविटी स्ट्रक्चर भी मान लीजिए कुछ हद तक उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन रहता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन में बात करें चले तो हमारे होते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या है कि उसमें केवल केवल अमीनो एसिड होगा और कोई उसमें चीज़ शामिल नहीं होगी। तो उसको सिंपल में मान के ज़्यादातर हमारे एल्बुमिन हुआ, ग्लोबिन हुआ, कोलेजन हुआ हमारे, उसके अलावा ग्लूटीन्स हुआ, ये चीज़ रहते हैं एल्बुमिन, ग्लोबिन ये होते हैं। जैसे मायोग्लोबिन में ग्लोबिन रहता है वो रहते हैं, एक तरीके से हिस्टोन हुआ हमारा, वो एक तरीके से उसमें क्या कहते हैं सिंपल प्रोटीन है। ग्लोबिन के बारे में मैं बताऊं तो ग्लोबिन ऐसा है जो कि सिंपल सी बात है, यदि उसे हीट देंगे तो कॉन्जुगेट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे अंडा होता है तो अंडे का व्हाइट मैटर को तवे पे डालते हैं तो वो कड़क हो जाता है, मतलब सॉलिड स्टेट में होता है, वैसे वैसे लिक्विड स्टेट में था। तो उसका मेन कारण होता है उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, जो कि क्या करता है इस तरीके से उसको मतलब वो सॉलिड कॉन्जुगेटेड हो जाता है और वो सॉलिड स्टेट में बदल जाता है इसकी प्रक्रिया में। ये चीज़ जल्दी हमारी ग्लोबुलिन की इसमें। फिर हम बात कर कहते हैं एक तरीके से एक तरीके कॉन्जुगेटेड, जिसमें सिंपल बात है अमीनो एसिड तो होते हैं लेकिन उसके साथ कुछ और ग्रुप भी जैसे प्रोस्टैटिक ग्रुप जिसे कहते हैं वो जुड़ा रहता है, जिसमें आता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन समझिए तो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है। उसके अलावा अमीनो एसिड अमीन 16 और सिंपल सी बात है मिथ्योनिन जुड़े रहते हैं। ये तरीके से मतलब हाइड्रोक्सिल वाले जो रहते हैं 16 तो खैर सल्फर वाला हो गया, उसके अलावा हाइड्रोक्सिल का जो सीरीन जुड़ा रहता है, सीरीन थ्रियोनिन वगैरह हमारे, ये चीज़ जुड़ी रहती है।
और उसके अलावा म्यूकोप्रोटीन होते हैं, हमारा लिपोप्रोटीन पढ़ाए थे, लिपोप्रोटीन हमें पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए थे। उसमें भी प्रोटीन के अंदर लिपिड की कंटेंट था। और उसके अलावा हिस्टोन था, हमारा हिस्टोन भी कैसा है, किस तरीके से डिराइव्ड। हाँ, हिस्टोन जैसे हमने सिंपल में डाल दिया था कि सिंपल में नहीं मान सकते इसको, तो सिंपल इसको क्या कहते थे, न्यूक्लियो प्रोटीन था। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन ही हिस्टोन तो जैसे सिंपल प्रोटीन है, उस सिंपल प्रोटीन में यदि डीएनए जुड़ जाए हिस्टोन के संग डीएनए, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाता है। तो ये चीज़ रहती है। हाँ, जैसे ग्लोबिन है, ग्लोबिन हमारा एक सिंपल प्रोटीन है, ग्लोबिन के साथ हीम जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा हमारा, हीमोग्लोबिन। ये चीज़ होती है, ये चीज़ ध्यान रखें। फोटो एक्टिविटी रोसिन वगैरह रहती है, तो ऑक्सीजन होते हैं, जैसे एक तरीके से प्रोटीन रहता है हमारा सिंपल, और उसके साथ रोड जो होते हैं एक तरीके से राइबोफ्लेविन जुड़ जाता है ऐसे, तो उससे रोडोप्सिन मिल जाता है। मतलब ऑक्सीजन होता है, उसके संग इससे से रेटिनल जुड़ जाता है, एकदम B2 का बी, मतलब विटामिन ए जुड़ता है उसके संग, तो क्या बन जाता है हमारा एक तरीके से रोडोप्सिन मिल जाता है। ऑक्सीजन प्रोटीन होता है, उसके अलावा विटामिन ए होता है उससे, तो ये चीज़ बन जाता है। जो मतलब फोटो एक्टिविटी होता है अलग हो जाते हैं, वापस जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ये चीज़ रहती है सिंपल प्रोटीन के संग। एक हमने कोई प्रोस्टैटिक ग्रुप जुड़ गया, चाहे वो ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो या मेटल ही क्यों ना हो, तो सेम किस में काउंट करेंगे, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में काउंट करेंगे। फिर इसके बाद हमारे आते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, डिम्पल्सी आते हैं, जो कि इधर के प्रोटीन नहीं होते, पर क्या कहते हैं उसको, डीनेचरेशन हो जाता है उनका कुछ हद तक। जैसे जैसे पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं एक तरीके से, पेप्टोन्स, पेप्टीज होते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ खास पूछा नहीं आता उसमें, ये था कि एक तरीके से डीनेचुरेटेड प्रोटीन होते हैं नेचुरल के। बाकी मैं तो सिंपल वाला पूछता है और वो पूछेगा एक तरीके से, इसको मतलब क्लासिफिकेशन पूरा नाम तो लिखेंगे। फिर हमारा आता है तीसरा क्लासिफिकेशन, जो कि पीएसएम के एक्सपर्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएसएम के एक्सपर्ट से देखें तो हमारा एक तो आता है कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन कैसे कहेंगे, जिसको खाने से हमको सब चीज़ मिल जाएगी, और सब चीज़ क्या होती है इसमें, हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमारे एक तरीके बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रहा है, उनको हमको डाइटरी सोर्स से लेना पड़ रहा है। तो वो चीज़ रहते हैं एक तरीके से हमारे होनी जरूरी होनी चाहिए एक तरीके से कंप्लीट प्रोटीन में। तो कंप्लीट प्रोटीन किसे कहेंगे, एक तरीके से जिसमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो एक तरीके से उपस्थित रहते हैं। और सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं, इस सारे सारे एसेंशियल जो अमीनो एसिड है वो एक तरीके से जुड़ते रहते हैं, उसे कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल में बात करते चले, एग वाला कैसी, मतलब जैसे एग वाइट वाला प्रोटीन होता है, एग वाइट का प्रोटीन हुआ, या दूध में वाला कैसीन प्रोटीन है, उसको हम कहते हैं एक तरीके से कंप्लीट प्रोटीन में काउंट करते हैं। फिर थोड़ा सा एक इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसको क्या करते हैं, जिसमें एक या एक अमीनो एसिड की कमी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। जिसमें हम बात करें, चले हम गेहूँ बाजरा वगैरह कुछ भी खा रहे हो, उसमें लाइसिन की कमी रहती है। और उसके अलावा आप दाल खा रहे हो, उसमें कमी रहती है हमारे मिथ्योनिन की। तो ऐसे में क्या है कि आप ज़्यादातर दाल और रोटी एक संग को खाते हैं, तो दाल में मिथ्योनिन की कमी है जो कि रोटी में नहीं है, और रोटी में लाइसिन की कमी है जो कि उसमें नहीं है, तरीके दाल में नहीं है। इसलिए इनको आपस में खाया जाता है ताकि जो एक तरीके से किसी भी चीज़ की कमी ना रहे हमारे इधर सर्कुलेशन में। तो मिथ्योनिन के साथ सिस्टीन की भी कमी रहती है हालांकि, लेकिन मेन कमी मिथ्योनिन की रहती है। जैसे पीएसएम में पढ़ेंगे आप, मिथ्योनिन के साथ सिस्टीन भी मिलेगा, और लाइसिन के साथ थ्रेओनिन भी मिलेगा आपको। तो ये चीज़ रहती है थोड़ा सा, मतलब इसमें ये तक मैं वासुदेवन के अनुसार बता रहा हूँ। वैसे पीएसएम के एक्सपर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा अमीनो एसिड कम है, खासकर जैसे उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू पूछता है, कौन सा बताता है अमीनो एसिड की कमी है, खासकर एग दे देता है तो एग में पूछता है कि आइडियल प्रोटीन के रूप में यूज़ करता है, रेफरेंस प्रोटीन यूज़ किया जाता है तेरे एग प्रोटीन को। तो ये चीज़ रहती है। फिर आता है हमारे इनकम्प्लीट प्रोटीन आ जाता है, मतलब पुअर प्रोटीन आ जाता है, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड की कमी रहती है, जिसमें क्या कहते हैं हमारा लाइसिन तो बताया था एक तरीके से, जो कि किसमें कमी था, एक तरीके से लाइसिन था जो कि कम था, किस समूह में कम था, हमारे गेहूँ बाजरा वगैरह खा रहे हैं उससे लाइसिन तो कम होता ही है। उसके अलावा जो ट्रिप्टोफैन होता है वही कम होता है, ये मक्के की बात कर रहे हैं, जिसमें जीस प्रोटीन रहता है, जीस का आप हिसाब लगा रहे हैं, जीस के ऊपर उसको, तो मक्का ध्यान रखिए, उसमें मक्के में ट्रिप्टोफैन की कमी रहती है, जिसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि मक्के का इतने स्पॉटेड देता है, जैसे पीएसएम के एक्सपर्ट तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मक्का एग्जाम्पल देता है, तो मक्का से पेलाग्रा क्यों होता है, मक्का से, तो उसमें कारण पूछा जाता है, तो उसमें कारण में तो एक तो ये लिखना होता है एक तरीके से, एक तो ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, ट्रिप्टोफैन होता ही नहीं है, मतलब मक्का खाने वाली पॉपुलेशन में पेलाग्रा क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो मक्का जो ज़्यादा खाती है उसमें क्या है, वो ट्रिप्टोफैन तो मिल नहीं रहा उससे,
तो उसमें क्या एक तरीके से उसमें क्या हुआ है, तो पेलाग्रा ये हो जाएगा, उसमें विटामिन बी 3 जो बनता है हमारा, वो बनता है हमारा ट्रिप्टोफैन से। विटामिन बी 3 या नियासिन है, जो कि क्या बनता है हमारा, इससे ट्रिप्टोफैन से बनता है। अब यदि मान लिया ट्रिप्टोफैन ही नहीं होगा तो क्या होगा, तो ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो विटामिन बी 3 कम बनेगा, जिसके कारण हम लोग सिस्टम देखेंगे पेलाग्रा, जिसकी चर्चा में विटामिन बी 3 में उसके। और क्या बताया जाता है उसमें, एक तो ल्यूसीन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या करता है ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, नियासिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये चीज़ एक तरीके से फैक्टर के रूप में रहती है उसकी मेटाबॉलिज्म में। और बाकी की मैंने ज़्यादातर एक्सपर्ट की बात कर ली है। थोड़ी मोटी बात हम करें तो मतलब टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि पोर्शन ऐसा है जो आप कभी पढ़ सकते हैं, चाहे आप कोई से भी अभी नोट उठा लें, किताब उठा लें, कुछ भी उठा लें, कुछ मैटर नहीं करता। मतलब कुछ एक आध दो होंगे जैसे प्रोटीन से रिलेटेड, जैसे कोलेजन आता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, उसके डिसऑर्डर्स के बारे में चर्चा करूँगा, कोलेजन के बारे में चर्चा करूँगा। प्लाज्मा प्रोटीन की उस टाइम चर्चा करें, करें या नहीं करें मुश्किल है मेरे हिसाब से, तो कोई ज़्यादा चीज़ें आपको दिख ही जाएंगी कहीं ना कहीं आपको, उसमें ऐसा उनको अलग से लगने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ रहती है। अब हमारा मेन सिस्टम स्टार्ट होगा मेटाबॉलिज्म का, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम ध्यान से पढ़ें। अभी तक तो ऐसा पोर्शन था कि हम ध्यान से पढ़े नहीं पढ़े, कुछ ज़्यादा कुछ खास पढ़ नहीं रहा, क्योंकि सिंपल सी बात है उसमें आपको ले जाएगी नोट्स ही पढ़ने से। इसमें अब पोर्शन ऐसा है जो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, बिना समझे आपका काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म पे फोकस करिए, इसको पढ़ा ध्यान दें मत दिए मेरे क्या तो लेक्चर में अपलोड करना जरूरी है, तो काफ़ी सारे चैप्टर छूटते चले जाएंगे ये अनइम्पोर्टेंट डिपेंडेंट के नाम पे, इसलिए मैं लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ। ज़्यादा मैंने भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं मेहनत की जाए ज़्यादा, तो इसलिए मैंने भी मेहनत नहीं करी, आपको भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी।